हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है DU SOL और NC वेब का, जो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक है और हिस्ट्री का टॉपिक है। यूनिट नंबर 5 है जिसका नाम है त्रिपक्षीय संघर्ष। और मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ कि ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक जितना अच्छे से हमने कवर किया है, ये टॉपिक आपको इतना अच्छा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और इस टॉपिक में आज हम 3 वंशों के बारे में कवर करेंगे, जिसमें पाल है, प्रतिहार है और राष्ट्रकूट, तीनों वंश हैं। इन तीनों वंशों में जो संघर्ष हुआ कन्नौज को लेकर के, उसे ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। तो चलिए आइए दोस्तों, आज इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। इसमें इस त्रिपक्षीय संघर्ष के हमने इस टॉपिक में इसके कारण और परिणाम दोनों को ही कवर किया है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में जिन तीनों शक्तियों ने भाग लिया उनमें गुजरात के गुर्जर, प्रतिहार जिन्हें बोलते हैं, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल थे। तो पहले हम इस टॉपिक में सबसे पहले इन तीनों वंशों का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और बाद में इनके कारणों और परिणामों को जानेंगे। प्रतिहार वंश का महत्वपूर्ण राजा मिहिर भोज लगभग 836 से 885 ईस्वी में था, जिसने दक्षिण राजस्थान से उज्जैन होते हुए नर्मदा तट के विस्तृत बड़े क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, जीत हासिल करी। इस वर्ष के जिन राजाओं ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया उसमें वत्सराज, नागभट्ट, रामभट्ट, मिहिर भोज तथा महेंद्रपाल प्रमुख थे। भारतीय इतिहास में प्रतिहारों का महत्व इस बात में है कि पालों और राष्ट्रकूटों से संघर्ष करते हुए उन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत को लगभग 150 वर्षों तक एक राजनीतिक और प्रशासनिक सूत्र में इकाई में बांधे रखा। यानी कि प्रतिहार वंश ने उस समय संपूर्ण उत्तर भारत को पालों और राष्ट्रकूटों से लड़ाई लड़ते हुए भी एक सूत्र में बांध रखा था, अपने नियंत्रण में ले रखा था। प्रतिहार साम्राज्य भारतीय इतिहास के प्रमुख साम्राज्यों में गिना जाता है। प्रतिहारों को एक लंबे समय तक पूर्व में पालों, पश्चिम में अरबों और दक्षिण में राष्ट्रकूटों जैसे अपने समान ही शक्तिशाली राजवंशों का सामना करना पड़ा। अब बढ़ते हैं अगले पालों के बारे में, पढ़ते हैं जरा। गुर्जर प्रतिहारों के समान ही त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले बंगाल की पाल वंशीय राजशक्ति को ही वहां की अराजकता, अशांति समाप्त करने के लिए जाना जाता है कि उसने त्रिपक्षीय संघर्ष में जो पहली अशांति थी उसको शांत किया। 780 ईस्वी के आसपास गोपाल, जो कि इस वंश का संस्थापक था, गोपाल का पुत्र धर्मपाल गद्दी पर बैठा। धर्मपाल ने कन्नौज में चक्रायुध, जो कि शासक है, उसको गद्दी पर बैठाया। 810 से 850 ईस्वी के मध्य धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने 35 वर्षों तक राज किया। हिमालय से लेकर विंध्य और रेवा तक के प्रदेश पर उसने विजय प्राप्त की। वह नालंदा महाविहार का संरक्षक था। ये बात हो रही है किसकी? ये बात देवपाल की हो रही है, ठीक है। इसकी विजय की चर्चा नारायण पाल के भागलपुर अभिलेख में दी गई है। पाल वंश के राजाओं ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, उसमें धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल उल्लेखनीय है। अब पढ़ते हैं आगे अगले वंश की तरफ। अगले वंश के बारे में जानते हैं। 8वीं शताब्दी के अंतिम भाग में दक्षिण में राजनीतिक उपसत्ता शक्ति चालुक्यों के हाथों से निकलकर राष्ट्रकूटों के हाथों में आ गई। जो पहले शक्ति चालुक्य वंश के पास थी, अब वही शक्ति किसके हाथों में आ गई? वो शक्ति आ गई दोस्तों राष्ट्रकूटों के हाथों में। राष्ट्रकूटों ने अपने साम्राज्य का काफी विस्तार किया, फैलाया। राष्ट्रकूटों की मूल असली उत्पत्ति तथा उनके निवास स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई या उनका निवास स्थान असली में क्या था। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि राष्ट्रकूट राजस्थान के राठौरों के वंशज थे, लेकिन यह विचार सही नहीं है, क्योंकि दक्षिण के राष्ट्रीय गुटों के प्राचीनतम अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है, उनके प्राचीनतम होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं, जबकि राठौर काफी प्राचीनतम थे। राष्ट्रकूटों को तेलुगु उत्पत्ति का भी बताया जाता है। इस बात का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यह लोग कर्नाटक प्रदेश के रहने वाले थे। इनका मूल स्थान बीदर था और बीदर कर्नाटक में पड़ता है। इनकी भाषा कन्नड़ थी। नंदराज को इस वंश का पहला संस्थापक माना जाता है और उसने बाज नामक पक्षी, बाज आपने देखा होगा, बाज नामक पक्षी को अपना राज चिन्ह बताया। नंदराज का शासनकाल लगभग 630 से 653 ईस्वी के बीच था। नंदराज के बाद उसका बेटा
दंती दुर्ग, जिसका काफी ज्यादा नाम चर्चा होती है इस वंश में, दंती दुर्ग गद्दी पर बैठा, जिसका शासनकाल 745 से 756 ईस्वी तक का है। पितुल दुर्ग अभिलेख से ज्ञात होता है कि दंती दुर्ग की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण आगे चलकर उसका छोटा चाचा कृष्ण प्रथम राजा हुआ। इसकी भी चर्चा बहुत होती है। इसका जो राष्ट्रकूट वंश है उसमें कृष्ण प्रथम ने मैसूर के गंग नरेश श्री पुरुष को पराजित किया, हरा दिया। उसने साम्राज्यवादी नीति को अपनाते हुए अपने साम्राज्य को बढ़ाते हुए अपने पूर्वजों से प्राप्त, जो उसको पूर्वजों से अपने दादा परदादाओं की जो भूमि मिली थी, उस भूमि में 3 गुना अधिक वृद्धि कर दी, उसको और ज्यादा 3 गुना बढ़ा दिया, क्योंकि इसने हर राज्य पर क्या करा, अधिकार कर लिया और अपनी भूमि को और विस्तार किया। कृष्ण प्रथम की मृत्यु के बाद गोविंद द्वितीय गद्दी पर बैठा। यह एक विलासी ऐशो आराम वाला राजा था, जिसने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपनी भोग विलासिता ऐशो आराम पे ध्यान दिया। इसके बाद ध्रुव राजा बना, उसने कांची नरेश दंती वर्मन को हराया। इसके शासनकाल में राष्ट्रकूटों की शक्ति बहुत बढ़ गई। अभिलेखों से पता चलता है कि हिमालय से कन्याकुमारी तक उसके अधिकार को, ध्रुव के अधिकार को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। उसने अपने छोटे बेटे गोविंद तृतीय को अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया। अब आगे इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो अब चलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष के कारणों के बारे में और इन्हीं के बारे में जानते हैं। कन्नौज का महत्व। तो कन्नौज के महत्व को लेकर दोस्तों ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। उस समय कन्नौज पे जो शासन कर रहे थे आयुध वंश, उनकी कमजोर राजनीतिक स्थिति के कारण भी यह त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। गंगा यमुना नदी जो कि यहीं पर बहती है और दोनों नदियों का दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना जो ये दो नदियां हैं, इनके बीच के क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहते हैं, जिस पर आक्रमण हुआ, इसको लेकर संघर्ष हुआ। शक्ति संतुलन तथा साम्राज्य की सुरक्षा के लिए संघर्ष हुआ और शासकों की उस समय की साम्राज्यवादी नीतियां, क्योंकि ये शासक अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, जिसको लेकर ये संघर्ष उस समय हुआ था। तो इन पॉइंट्स को काफी ज्यादा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं एक करके। सबसे पहले आते हैं कन्नौज के महत्व पर। पाटलिपुत्र उज्जैन के बाद गुप्तोत्तर काल में कन्नौज उत्तर प्रदेश को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है और अगर आपको कन्नौज के बारे में पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कन्नौज जो है किस चीज के लिए बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को कि कन्नौज किस चीज के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। अगर आपको यह आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा और मैं आप लोगों के जब जवाब आ जाएंगे तो मैं भी इसमें आंसर डालूंगा कि ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो भारतवर्ष की राजनीति में हर्षवर्धन जो गुप्त काल का शासक था, उसके राजनीतिक महत्व के चलते जब उसने राजनीति को संभाला था हर्षवर्धन ने, तो उसके काल में कन्नौज को बहुत अच्छा स्थान प्राप्त हुआ। कन्नौज अब केवल राजनीतिक केंद्र ही नहीं बल्कि आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से भी इसका महत्व बहुत ज्यादा स्थापित हो चुका था, बढ़ चुका था। एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में तथा सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इसका उदय हुआ। अतः इसी कारण यह तीनों शक्तियां, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो हम पढ़ रहे हैं, वो तीनों शक्तियां कन्नौज पे अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास कर रही थी, जिस कारण तीनों में क्या हुआ, युद्ध हुआ। आगे बढ़ते हैं। आयुध वंश की कमजोर राजनीतिक स्थिति। मैंने इसके बारे में बताया था कि काफी कमजोर शासक थे इस वंश के। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का साम्राज्य काफी बड़ा था। इसके बाद यशोवर्मा ने भी इसका विस्तार जारी रखा, परंतु उसके बाद जो आयुध वंश आया, उनके शासक साम्राज्य की सीमा को, यानी कन्नौज की सीमा को सुरक्षित न रख सके। इनकी कमजोरी ने पालों को, प्रतिहारों को और राष्ट्रकूटों को कन्नौज पर अधिकार जमाने के लिए आकर्षित किया और इसी कारण उन तीनों ने इस पर कन्नौज पर अधिकार को लेकर संघर्ष किया। अगले पॉइंट पे आते हैं। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र की समृद्धता का आकर्षण। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र जो है ये काफी समृद्ध है, उपजाऊ भूमि है, जलवायु अच्छी है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे। दोआब, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, इसकी उपजाऊ भूमि और जीवन उपयोगी जलवायु ने नव स्थापित राजवंशों को इस क्षेत्र की तरफ आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गंगा यमुना नदी का जो दोआब क्षेत्र है, यहाँ की भूमि जो है दोस्तों वो अत्यधिक उपजाऊ है और अगर बात करें यहाँ की जो उपयोगी जलवायु है, वो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस क्षेत्र में नए राजवंशों को इस और इन दोनों चीज़ों ने आकर्षित किया कि वो यहाँ पर आए। इन मैदानी भूभाग पर, इस मैदानी भूभाग पर जो गंगा यमुना नदी का दोआब क्षेत्र है, जिस भी वंश का यहाँ पर शासन होता था, वह भू राजस्व यानी भूमि के लगान आदि की प्राप्ति से शीघ्र ही आर्थिक समृद्धि, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा अमीरी
प्राप्त कर सकता था, अमीर हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे भू राजस्व अच्छा मिलेगा, लगान अच्छा मिलेगा। अतः इस विशाल उपजाऊ क्षेत्र पे अधिकार करने के लिए शासक सदैव हमेशा प्रयास करते रहे। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, सॉरी चौथे पॉइंट की तरफ। शक्ति संतुलन तथा साम्राज्य की सुरक्षा के लिए तत्कालीन उत्तर भारत की राजनीति में, उस समय की जो उत्तर भारत की राजनीति थी, उसमें कोई एक राजवंश शक्तिशाली ना हो जाए, इसकी चिंता दक्कन दक्षिण पठार के राजाओं सहित अन्य राजवंशों को भी रहती थी। उत्तर भारत की राजनीति में यानी कि कोई भी एक वंश शक्तिशाली ना हो जाए, ये चिंता दक्षिण पठार के राजाओं को हमेशा रहती थी। राष्ट्रकूट वंश उत्तर भारत से काफी दूर यानी नीचे था, किंतु लेकिन अपने साम्राज्य को दक्षिण को सुरक्षित रखने के लिए शायद इसके शासक राष्ट्रकूट के जो राजा थे वो अन्य राज्यों को अधिक शक्तिशाली नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए भी क्या हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। तो यानी अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने किसी को भी आगे आने नहीं दिया। आगे आते हैं शासकों की साम्राज्यवादी नीतियां। पूर्व मध्यकालीन भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियां सदैव हमेशा साम्राज्यवाद में विश्वास रखती थी। यानी कि उस समय के जो शासक थे, छोटे मोटे जो भी क्षेत्रीय शासक हुआ करते थे किसी राज्य के, साम्राज्य के, तो वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए साम्राज्यवाद में विश्वास रखते थे, यानी दूसरे साम्राज्य में हमला करके उन्हें अपने साथ मिला लो। एक दूसरे पे अधिकार करना और बड़ा साम्राज्य बनाना प्रत्येक शासक चाहता था। इसी कारण इन राजवंशों ने आपस में संघर्ष किया। प्रतिहार एवं पाल वंश के शासकों ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पे अधिकार करने की कोशिश करी, जिससे पता चलता है कि साम्राज्यवादी नीतियां भी त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण बनी। आगे आते हैं उनके परिणाम पे, क्यों कारण हमने पढ़ लिया तो परिणाम पे आते हैं। सबसे पहले कन्नौज का पतन। कन्नौज नगर भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद कन्नौज के सातों किले ध्वस्त कर दिए गए, नष्ट कर दिए गए। कन्नौज का राजकीय को जितना भी धन था एवं भव्य मंदिरों को लूट लिया गया। साथ ही साथ राज्यपाल जो कि राज्यपाल की इस कायरता से क्रोधित होकर, राज्यपाल जो था वहां का शासक था उस समय, और महमूद गजनवी से जो कि डर गया था बहुत ज्यादा, तो उसकी कायरता से क्रोधित होकर चंदेल के नरेश राजा विद्याधर ने एक संघ समूह बनाकर कन्नौज पे आक्रमण कर राज्यपाल को मार डाला, क्योंकि उसने घुटने टेक दिए थे महमूद गजनवी के सामने। और मैं आपको बताऊंगा कि जो ये शासक है विद्याधर, ये कभी भी महमूद गजनवी से नहीं डरा और उसने उसको खुली चुनौती भी दी थी। और महमूद गजनवी पे हमला करने के लिए उसने अपना एक संघ समूह भी बनाया था, पूरा षड्यंत्र रचा था। षड्यंत्र मतलब मीन्स की प्लानिंग रची थी, षड्यंत्र नहीं कहेंगे, प्लानिंग कहेंगे। इस प्रकार कन्नौज के इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष ने जिस पतन की शुरुआत की, अंततः इसके संपूर्ण पतन में जा मिली। क्योंकि कन्नौज का जैसे ही पतन हुआ तो बाद में तीनों शक्तियों का भी पतन हो गया था, तो शुरुआत के साथ ही अंत में इसका संपूर्ण पतन हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देश का सैनिक दृष्टि से कमजोर होना। त्रिपक्षीय संघर्ष के चलते देश सैनिक दृष्टि से कमजोर हो गया। ऐसी परिस्थिति को ही देखकर अरब देश के शासकों ने आक्रमण करना आरंभ किया। तीनों शक्तियां आपस में लड़ चुकी थी, कन्नौज भी सैनिक रूप से कमजोर हो चुका था, तो जिसका असर पूरे देश पे, भारत पे पड़ा, और भारत सैनिक दृष्टि से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, जिसका फायदा अरब देश के शासकों ने उठाया और उन्होंने यहाँ पर हमले करने शुरू कर दिए। इन आक्रमणों के कारण जो क्षेत्रीय शासक थे वो एकजुट नहीं हो पाए। जो अब अरब देश के मुस्लिमों ने भारत पे हमले करने शुरू किए, यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप किया, उससे क्षेत्रीय शासक भी एकजुट नहीं हुए। अगर ये एकता दिखा देते तो विदेशियों को भारत में आने से रोका जा सकता था, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। कालांतर आगे आने वाले समय में महमूद गजनवी ने तो आक्रमणों की एक श्रृंखला ही चलाई, जिसे आर्थिक एवं सैनिक दृष्टि से कमजोर राज्य नहीं झेल पाए। उसने एक के बाद एक लगातार हमले करने शुरू कर दिए, जिसे राजा और राज्य नहीं झेल पाए। आगे, देश का आर्थिक दृष्टि से कमजोर होना। त्रिपक्षीय संघर्ष ने देश के आर्थिक संसाधनों को इस सीमा तक बर्बाद कर दिया कि आने वाले समय में भी मानव संसाधनों का दोबारा निर्माण नहीं होता, क्योंकि सारे संसाधन खत्म हो चुके थे। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए जो लगातार संघर्ष हुआ, उससे उनका ध्यान अपने सामंतों पर से हट गया, जिससे एक और राज्य की आय के स्रोत कम हो गए, क्योंकि सामंती सारी आय का ब्यौरा देखते थे, तो वो सारे आय के स्रोत खत्म हो गए। दूसरी ओर युद्ध में खर्चा अधिक हुआ। परिणाम स्वरूप युद्धकालीन अर्थव्यवस्था ने, युद्ध का जो संकट था उसने तीनों राज्यों को आर्थिक रूप से अत्यधिक कमजोर कर दिया। पालों को, प्रतिहारों को और राष्ट्रकूटों को, जो भविष्य में
आने वाली शक्तियों का विरोध करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि सैनिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से ये तीनों ही कमजोर हो चुके थे। तीनों राजवंशों का पतन हुआ। तीनों प्रतिद्वंदी जो आपस में लड़ रही हैं, तीनों शक्तियों का एक साथ पतन हुआ, क्योंकि संघर्ष काल में इन्होंने जन कल्याण, जनता की भलाई और सार्वजनिक हित, सामाजिक महत्व के कार्यों को अनदेखा करते हुए अपनी शक्ति व संसाधनों का संघर्ष में अत्यधिक उपयोग किया। सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दिया, न कि जनता की भलाई के ऊपर, जिससे राज्यों का विकास नहीं हुआ और धीरे धीरे यह तीनों राजवंश तत्कालीन उस समय भारतीय राजनीति के मानचित्र से बिल्कुल विलुप्त हो गए, खत्म हो गए। नए शासकों का उदय। त्रिपक्षीय संघर्ष के समय भारतीय सामंतवाद का विकास तेजी से हो रहा था। सामंतवाद जो था वो तेजी से बढ़ रहा था। ऐसे में इन तीनों राज्यों के लिए सामंत अत्यंत महत्वपूर्ण थे, किंतु सामंतों ने लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का फायदा ऐसे उठाया कि जो जनता से कर यानी कि टैक्स सामंत लिया करते थे, वो प्राप्त जो करते थे, उन्होंने उस टैक्स को सामंतों ने अपनी शक्ति के विकास में लगाया। परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न भागों में अनेक छोटे छोटे नए राज्यों का सामंत जो थे उनके राज्यों का उदय हुआ, जिसमें कि सेन वंश, चालुक्य वंश, चंदेल वंश, चहमान वंश और चोल वंश को गिना जा सकता है। आगे, नई संस्कृति का उदय। इस त्रिपक्षीय संघर्ष के चलते योद्धाओं, अस्त्र शस्त्रों का महत्व स्थापित हुआ। योद्धाओं का और हथियारों का महत्व ज्यादा बढ़ गया, इसलिए इस काल में शस्त्रोजीवी जातियों का न सिर्फ प्रभाव बढ़ा, शस्त्र पे निर्भर जातियों का न सिर्फ प्रभाव बढ़ा, ऐसी जातियां आ गई, ऐसे लोग आ गए जो शस्त्रों को पूजने लगे, शस्त्रों को ज्यादा मानने लगे, उनका विकास करने लगे, इनका प्रभाव बढ़ गया, बल्कि उनका भी विकास हुआ। हथियारों के साथ साथ उन जातियों का भी विकास हुआ जो शस्त्रों पर निर्भर थी, जो सारा काम जो शस्त्रों के निर्माण में लगाती थी। युद्ध कौशल तकनीक के नए आयाम खोजे जाने लगे, युद्ध के लिए नए नए हथियार खोजे जाने लगे तथा समाज में नई जातियों के आने से सामाजिक धार्मिक कानूनों की नई नई रचनाएं उस समय स्थापित होना शुरू हो गई थी। तो अब बढ़ते हैं अंतिम पड़ाव पे, निष्कर्ष पे। त्रिपक्षीय संघर्ष दोस्तों 175 वर्षों तक चलता रहा। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष ने प्रतिहार, राष्ट्रकूट व पालों के मध्य शक्ति संतुलन बनाए रखा, क्योंकि तीनों ही शक्तिशाली थे, तीनों में शक्ति संतुलन बनाए रखा, क्योंकि कोई भी शक्ति ना तो इस समय बढ़ सकी और ना ही कोई इस समय शक्ति जो थी वो घट सकी है। जिस समय त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल तीनों राज्य अपनी साम्राज्यवादी भावनाओं को बढ़ा रहे थे, एक दूसरे पे कब्जा करना चाहते थे, उसी समय कन्नौज पर कमजोर आयुधवंश के शासक शासन कर रहे थे। ये उस समय जब तीनों ही शक्तियां एक दूसरे पे कब्जा करना चाहती थी, कन्नौज पे कब्जा करना चाहती थी, तो कन्नौज की कमजोरी ये हुई कि उस समय आयुधवंश जो सबसे कमजोर शासक था वो उस पर राज कर रहा था। अतः पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों को ने कन्नौज में अपने अधिकार में रखने की कोशिश करी, तीनों ने कन्नौज पे कब्जा करने की कोशिश की। इसे ही त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिशक्ति संघर्ष या त्रिवंशी संघर्ष कहा जाता है। इस संघर्ष की जानकारी हमें मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख और धर्मपाल के भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेखों आदि द्वारा मिलती है। इस प्रकार तीनों वंश के पतन के साथ ही त्रिपक्षीय संघर्ष भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो दोस्तों ये था टॉपिक, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। और जल्द ही बहुत सारे टॉपिक जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से कर लीजिए। और अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।